तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए दुनिया में यहाँ पर जो है ना, हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं और किसी से भी यहाँ पर दुश्मनी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पड़ोसियों से दुश्मनी करेंगे या फिर पड़ोसियों से दुश्मनी करेंगे। अब जो पूरी दुनिया है वो लगभग मान के चलिए कि एक जैसी हो गई है। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और जिससे भी चाहे वैसे व्यापार कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर ग्लोबल दुनिया है ये। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना, दोस्त और दुश्मन भी यहाँ पर ग्लोबल हो रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमारा जो युद्ध है वो पड़ोसियों के अलावा भी किसी और देश के साथ हो सकता है। जैसे कि हमारा जो वॉर है वो चाइना के साथ हो रखा है 1962 में, पाकिस्तान के साथ कई बार हो चुका है। रिसेंटली भी यहाँ पर पहलगाम हमले के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ पे तो पड़ोसियों की बात है, लेकिन हमें नहीं पता कि जो इन देशों से भी आगे भी कई सारे जो देश है उनसे भी तो हमारी दुश्मनी हो सकती है, उनके ऊपर भी तो हमें यहाँ पर अटैक करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या चीज़ काम आएगी? तो ऐसे में यहाँ पर मिसाइल तो काम आएगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना, और ज़्यादा प्रिसीशन के साथ स्ट्राइक करने के लिए हमें चाहिए बेहतर एयरफोर्स और उसके लिए हमें चाहिए बॉम्बर। अब देखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है ना वो इतना आसान नहीं होता है बनाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशन लगती है, बहुत ज़्यादा R&D करनी पड़ती है और इंडिया के पास एक भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस तरह से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने यहाँ पर एक देश की जो न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ है उसको कई साल पीछे छोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका की, और अमेरिका ने यहाँ पर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके लिए कौन सा उसने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया? वो इस्तेमाल किया B-2 स्पिरिट। अब देखिए जो B-2 स्पिरिट है वो स्टेल्थ बॉम्बर है और ये लगभग 40 टन का जो वज़न है वो कैरी कर सकता है। और उसने यहाँ पर जो है ना वो जो GBU-57 जो बंकर बस्टर बम था उसको यहाँ पर ड्रॉप करके जो फोर्डो की न्यूक्लियर साइट्स थी उसको तबाह कर दिया। अंदर ही अंदर, ज़मीन के अंदर ही, ज़मीन के अंदर बनी हुई थी ना वो सैकड़ों फीट नीचे, तो उस सैकड़ों फीट नीचे की जो ये बनी हुई थी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको यहाँ पर बंकर बस्टर बम के ज़रिए जो ना अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, हालांकि बम का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जो बॉम्बर है उसमें पकड़ में ना आए। और वो जो स्ट्रैटेजिकली जो भी भारी से भारी जो बम है उसको छोड़े, उसके लिए तो बॉम्बर की ज़रूरत होती है ना, ताकि यहाँ पर जो बड़े से बड़े जो हाई वैल्यू टारगेट है उसको यहाँ पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो उसके लिए चाहिए होता है बॉम्बर। और बॉम्बर ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर ईरान पर किया था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको तबाह कर दिया था और उसी के बाद यहाँ पर सीज़ फायर भी लागू हो गया था। तो क्लियरली देखा जाए तो बॉम्बर जिस देश के पास होता है वो देश यहाँ पर जो है एयरफोर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। और यहाँ पर कुछ चुनिंदा देशों के पास ही यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जैसे कि अमेरिका के पास तो काफ़ी ज़्यादा है भाई। उसने न्यूक्लियर वेपन्स भी जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाला था वो भी एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ज़रिए ही डाला था। उसके बाद यहाँ पर रशिया के पास आ जाता है, फिर यहाँ पर चाइना भी H-20 नाम का उनका एक वो है एक बॉम्बर, उसके ऊपर काम कर रहा है, वो भी शायद जल्दी बन जाएगा। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया भी तो एक रीजनल पावर है, लेकिन अब यहाँ पर जो ना ग्लोबल पावर, एक विश्व शक्ति यहाँ पर बनती जा रही है, हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और उसके लिए यहाँ पर बॉम्बर भी चाहिए हमें, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के। किसी भी देश के ऊपर अगर यहाँ पर दुश्मनी हो जाए और उससे हमें ज़्यादा खतरा हो तो उसको हम यहाँ पर किस तरह से स्ट्राइक कर सके, तो उसके लिए हमें चाहिए बॉम्बर। और अब यहाँ पर भारत इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से हमारे ऊपर जो है ना, हमारे पास एक बॉम्बर आ जाए। तो बॉम्बर यहाँ पर जो है ना उसके लिए डेवलपमेंट की जाएगी और यहाँ पर फिर भारत के पास लगभग 2035 से 2036 में पहला बॉम्बर का प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर जो है ना पता चली है, कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स में भी आई है। ये जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसमें भी यहाँ पर पता चला है कि भारत यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के ऊपर काम कर रहा है और इस बॉम्बर का नाम होगा अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। तो भाई यहाँ पर जो ना अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट इसका नाम होगा और इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसकी जो रेंज होगी वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो कितनी होगी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अभी यहाँ पर जो भी करेंटली जो सबसे पावरफुल बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर है अमेरिका के पास और रशिया के पास। अब देखिए अमेरिका के हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी और इसमें यहाँ पर अमेरिका ने B-21 स्पिरिट का इस्तेमाल, B-2 स्पिरिट का इस्तेमाल किया था, जो यहाँ पर एक बर्ड की शेप में था। आपने देखा था किस तरह से यहाँ पर जो है ना उसने गड्ढे कर दिया और वहाँ पर बंकर बस्टर बम से फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर वो एक स्टेल्थ बॉम्बर है और उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर ये बताया जाता है कि 7300 किलोमीटर के आसपास की है।
अब देखिए, अब अमेरिका एक और बॉम्बर के ऊपर काम करता है, नॉर्थरॉप ग्रूमन का B-21 इस रेडर। हाँ, ये है B-21 रेडर। तो ये भी और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है और इसकी जो रेंज है वो 9300 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो कई मामलों में काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है ना इंडिया तक भी स्ट्राइक कर सकता है ये B-21 राइडर। लेकिन अभी इसके ऊपर इसको जो है ना डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्दी कुछ सालों में अमेरिका के पास ये B-21 स्पिरिट जो है ना, सॉरी B-21 राइडर, वो यहाँ पर आ जाए और इससे यहाँ पर अमेरिका की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा बॉम्बर है, तो वह रशिया का टुपोलोव TU-160। और इसकी जो रेंज है ना वो मैं बता देता हूँ कि 12,300 किलोमीटर के आसपास है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया का सबसे हैवी, सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज का बॉम्बर है TU-160 और इसी मॉडल के ऊपर भारत जो है ना काम करेगा और इसी के जैसा यहाँ पर भारत जो है ना डेवलप करेगा कि इसी रेंज का, इसी चीज़ का। और इसकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वो है लगभग यहाँ पर 40 टन के आसपास है। और 40 टन के आसपास होने की वजह से ये न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है, बंकर बस्टर बम भी कैरी कर सकता है और कई सारी मिसाइल्स यहाँ पर जो है ना कैरी कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो ये जो है ना TU-160 ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैवी एयरक्राफ्ट है और रशिया के पास है ये, और रशिया के कुछ यूनिट ही है उसके पास। तो यहाँ पर जो है ना रशिया को इससे एक एज मिल जाती है, किसी भी देश के ऊपर अगर स्ट्राइक करनी है तो वो आसानी के साथ कर सकता है और वो भी यहाँ पर बिना किसी रिफ्यूलिंग के। तो भारत इसी तरह का जो मॉडल है वो यहाँ पर अपनाना चाहता है कि भारत जो है ना रशिया से मदद लेगा और शायद हो सकता है कि रशिया का जो डिज़ाइन है वो उसको अडेप्ट करके अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भारत यहाँ पर जो है ना ये अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनाएगा। और भारत यहाँ पर ये जो बॉम्बर बनाने वाला है उसमें जो सबसे मेन आर्सेनल होगा, जो सबसे मेन जो है ना वेपन होगा वो होगा ब्रह्मोस NG। अब देखिए ब्रह्मोस जो है ना मिसाइल, वो तो आपने देखा ही होगा, उसका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब प्रदर्शन था। और अभी हमने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जब स्ट्राइक की थी तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया था और ब्रह्मोस को पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाया था। यानी कि यहाँ पर जो है ना अनस्टॉपेबल मिसाइल है ब्रह्मोस। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ब्रह्मोस NG वो यहाँ पर जो है ना वो इस जो बॉम्बर बनाया जा रहा है उसमें यहाँ पर फिट किया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि इसमें लगभग ऐसी 4 मिसाइलें फिट की जाएगी जिसकी जो रेंज होगी, एक तो यहाँ पर उसकी खुद की रेंज बॉम्बर की 12,300 किलोमीटर के आसपास होगी और ऊपर से यहाँ पर जो मिसाइल की जो रेंज होगी वो भी यहाँ पर 400 से 450 किलोमीटर होगी। और ये जो मिसाइल होगी दुश्मन के रडार सेंटर पे, कमांड सेंटर पे, उसके जो वेपन स्टोरेज पे, सब पर अटैक करके उसको तबाह कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो ये बॉम्बर होगा वो एक कन्वेंशनल वेपन तो साथ ही ले जाएगा, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, और साथ ही यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी यहाँ पर कैरी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, बॉम्बर का तो काम ही होता है न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करना और उसको यहाँ पर अपने जो डिज़ाइनेटेड जो एरिया है उस पर ड्रॉप कर देना, जैसे कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे किया था बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये जो बॉम्बर होते हैं उनको बनाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना R&D करनी पड़ती है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करनी पड़ती है। और उसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका जेट इंजन। अब देखिए जेट इंजन अगर बढ़िया होगा तो उसकी रेंज भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर उसकी जो थ्रस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें, एक तो हमारा खुद का जो है ना जेट इंजन अभी तैयार नहीं है, तो इसके लिए भारत यहाँ पर कोशिश करेगा कि या तो फ्रांस का जो साफरान कंपनी है उससे यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो है ना जेट इंजन भी ले ले, या फिर जो ना अभी भारत बातचीत कर रहा है रोल्स रॉयल से भी। तो रोल्स रॉयल जो ब्रिटेन की कंपनी है वो भी यहाँ पर भारत को जेट इंजन पकड़ा सकता है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ। ये बात उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पर कही थी, भारत को यहाँ पर ऑफ़र भी किया था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात को। तो यहाँ पर हो सकता है भारत यहाँ पर इनसे ले। लेकिन अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना भी हो लेकिन हमें ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए तो हम यहाँ पर जो अमेरिका की जो GE कंपनी है उससे भी हम यहाँ पर F414 जो है ना ले सकते हैं और उससे हम यहाँ पर अपने बॉम्बर को पावर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी अगर ढंग से नहीं हुआ तो रशिया के इंजन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि रशिया ने भी अपने TU-160 में अपने इंजन इस्तेमाल किए हैं। तो हो सकता है कि हम यहाँ पर रशिया से भी जो है ना ये जेट इंजन एक्वायर कर ले। अब देखिए जेट इंजन बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें ही लग जाते हैं 10-12 साल। तो 10-12 साल अगर हम यहाँ पर इंजन बनाने में लगाएंगे तो फिर बॉम्बर कब बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम शायद हो सकता है कि जेट इंजन जो है ना दूसरे देशों से एक्वायर करें, या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए या फिर हम जो है ना ऐसे ही ख़रीद लें कि भाई हमें चाहिए इतने इतने, आप हमें बनाकर दे दो।
तो हो सकता है कि इस तरह का रास्ता आजमाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर भारत जो है ना जल्दी कोशिश करेगा इस बॉम्बर को बनाने की, और इसको बनाने में अभी लग जाएंगे लगभग 10 या 12 साल। 12 साल में भी प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मास प्रोडक्शन में बाद में बनाया जाएगा। और जब एक बार भारत के पास ये बॉम्बर आ जाएगा ना, तो फिर भारत की जो ताकत है, एयरफोर्स की पावर है, इनफैक्ट यहाँ पर भारत की जो ग्लोबल इमेज है, ग्लोबल पावर है, वो भी यहाँ पर कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है ना भारत को एक एज देगा कि किसी भी यहाँ पर भी हमारा दुश्मन बन जाए, उसको यहाँ पर हम अपनी ताकत दिखा सकें कि भाई भारत से पंगा मत लेना। तो दुश्मन जो है ना उलझने से पहले भी जो है ना 100 बार सोचेगा कि यार अगर मैं यहाँ भारत से पंगा लूँगा तो भारत के पास कैपेबिलिटी है कि वो हमें न्यूट्रलाइज़ कर सकता है, तो भाई इसी वजह से हम भारत से पंगा नहीं लेंगे। तो इस तरह की जो पावर है वो भारत के पास आ जाएगी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। और भारत की जो इमेज है, ग्लोबल पावर है, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई किस तरह से यहाँ पर जो बॉम्बर है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे यहाँ पर चाइना के भी पसीने छूट जाएंगे, पाकिस्तान की तो वैसे ही पसीने छूट जाएंगे, और भारत की भी यहाँ पर शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसको बनाने में अभी टाइम लगेगा, और टाइम लगने में शायद हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जाए। भारत आपको तो पता ही है कि भारत में काम किस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से होता है। तो देखने वाली बात होगी कब तक तैयार होगा। लेकिन हाँ, भारत ने इस दिशा में काम करना शुरू ज़रूर कर दिया। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मार्केट पॉइंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।